don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों। आज हम देख रहे हैं सेशन में, आज के सेशन में वेक्टर सदिश। तो वेक्टर में जाने से पहले मैं आपको क्वांटिटी मतलब राशि के बारे में बता दूं। क्वांटिटी, फिजिक्स में हम जो क्वांटिटी पढ़ते हैं, कितने तरह की क्वांटिटी होती है। तो फिजिक्स में हम जो क्वांटिटी पढ़ते हैं वो तीन तरह की क्वांटिटी हमारे पास है ना। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसको कि आप अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर्स क्वांटिटी, जिसे आप कहते हैं अदिश राशियां। दूसरी आप पढ़ेंगे, एक क्वांटिटी होती है जिसे आप कहते हैं वेक्टर, जिसे आप कहते हैं सदिश राशियां। और तीसरी एक होती है जिसे आप कहते हैं टेंसर। ना तो वेक्टर, ना आपका स्केलर, ना सदिश, ना अदिश, तो ये वेक्टर टेंसर क्वांटिटी होती है। अब देखिए, इसमें आपने मालूम है कि किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए हम या तो उसका वैल्यू बताएं, वैल्यू का मेरा मतलब है उसका मापांक बताएं। मापांक से मेरा मतलब है, हिंदी में कहेंगे मापांक, माप का अंक है ना। मॉडुलस में भी पढ़े थे हम इसे, मापांक। इसे हम कहते हैं मॉडुलस। इसे हम कहते हैं मॉडुलस, मतलब उसकी वैल्यू कैसी है। जैसे 5 रुपी, ये इसकी वैल्यू है। जैसे 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब आप समझ गए 10 सेंटीमीटर। आपकी मैं एक इमेजिनेशन कर ली कि 10 सेंटीमीटर कितना लंबा हुआ ये। या आपने कहा 5 kg, तो ये एक वैल्यू है। 5 kg से आपने एक अंदाजा लगा लिया कि कितना चीज आपके पास रहा होगा, कितना अमाउंट आपके पास रहा होगा। 5 रुपी, 10 सेंटीमीटर, 5 kg, ये सारी की सारी जो है वो मापांक है। दूसरी चीज, जैसे हमने कहा कि एक बंदा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, मतलब दौड़ रहा है या गाड़ी चला रहा है, जो भी कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जो है, तो ये रहा आपका मापांक, इसे हम कहते हैं मॉडुलस। और अगर इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए, साथ में डायरेक्शन भी जोड़ दी जाए, जैसे हम आपसे कहें कि ये जो इसकी डायरेक्शन आ रही है, ये आ रही है टुवर्ड्स, ये जो इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ गया। ये कहाँ गया? ईस्ट की तरफ। तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा साउथ। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। और कितनी स्पीड है इसकी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये डायरेक्शन यहाँ मेंशन हो गई ना, इसका मतलब दो चीजें इसके अंदर आ गई। एक तो इसमें आ गया मॉडुलस, एक तो इसमें आ गया मॉडुलस, प्लस इसमें आ गई आपकी डायरेक्शन। तो एक तो इसमें रही मॉडुलस, एक रहा आपका डायरेक्शन। तो दोनों चीजें जहाँ पे होती हैं उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, फोर्स, वेलोसिटी, वेग, है ना। ये दोनों क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी, इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। किंतु इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, साथ साथ में उसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब त्रिभुज के योग नियम का पालन करना भी जरूरी है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्राइंगल लॉ को भी फॉलो करे, उसको ही हम एक वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी आप समझ में गए। वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीजों का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डायरेक्शन होना जरूरी है, और साथ साथ में ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना जरूरी है ना भाई। चलिए, दूसरी चीज, एक आखिरी चीज और समझे हम, जो थर्ड चीज थी, दैट इज टेंसर। टेंसर, अच्छा, टेंसर से पहले एक चीज और समझो, मैं आपको एक चीज छोटी सी और बताएं टेंसर से पहले, कि जैसे आपके पास लिखा है, ये एक क्वांटिटी है दैट इज फोर्स। ये आपके पास एक क्वांटिटी है फोर्स। अब फोर्स के अंदर दोनों चीजें हैं। फोर्स के अंदर आपके लिए मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन को भी फॉलो करती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप करंट लें, करंट जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट इज आई। अब करंट के अंदर भी दोनों चीजें हैं, करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, करंट के अंदर डायरेक्शन भी है, लेकिन ये लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है ना, एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन, इसको फॉलो नहीं करती। इसका मतलब करंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। चलिए आगे देखें, समझे इसको, हर चीज को एक और पढ़े थे हम लोग, टेंसर। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो ना तो स्केलर होती, ना तो स्केलर है, और ना ही जो है वो वेक्टर है, ना ही जो है वो वेक्टर है। ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स में जैसे कि आपने पढ़ा था स्ट्रेस, है ना, ये स्ट्रेस, या आपने पढ़ा था प्रतिबल, ये वो क्वांटिटी होती है जिसे हम टेंसर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो तीनों क्वांटिटी हमने पढ़ ली। अब हम समझ चुके हैं क्या वेक्टर है, क्या स्केलर है और क्या टेंसर है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वेक्टर। तो वेक्टर के अंदर दो तीन चीजें। सबसे पहली बात, नंबर एक, मैग्नीट्यूड, बार बार लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड। नंबर दो, मैग्नीट्यूड शॉर्ट में लिख दिया मतलब मापांक। दूसरी चीज डायरेक्शन, मतलब दिशा। और तीसरी चीज है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है भाई। तो चलिए फिर इसको और समझे जरा। अब देखिए वेक्टर है क्या। वेक्टर का मतलब ये है कि आप किसी भी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब रेखागणित। तो ज्योमेट्रिकल शेप की, ज्योमेट्रिकल शेप की जो स्टडी है हम तीन तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने 9th 10th में पढ़ी थी, दैट इज ज्योमेट्री। फिर हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक पद्धति, जो अभी थोड़े समय पहले 2D 3D के माध्यम से पढ़ी थी। और एक तीसरा पैटर्न होता है जिसमें हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी, है ना भाई। तो वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसकी जो स्टडी की जाएगी, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है, अब देखिए जैसे इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल और लें। जैसे सपोज करें ये हमारे पास मैप है, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। और यहाँ कोई ये हमने इसकी लोकेशन ली पॉइंट की, दैट इज 5 किलोमीटर। और इसकी जो डायरेक्शन है ये हो गई इसकी नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे लिए दोनों क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये वाली जो लाइन है। सो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, इसके अंदर ये मैग्नीट्यूड भी है और इसके अंदर ये डायरेक्शन भी है। तो ये वाली क्वांटिटी हमारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो रही है। अब देखें इसमें क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी में दो तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी में क्या होना जरूरी है, नंबर वन, बेस लाइन। नंबर टू, मैग्नीट्यूड। एंड नंबर थ्री, डायरेक्शन। तो ये बेस लाइन का मतलब है आधार रेखा, ये हमारी रही आधार रेखा। और मैग्नीट्यूड को आप जानते ही हैं और डायरेक्शन को आप जानते हैं। अब इसमें बेस लाइन कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई लाइन है, दैट इज ये बेस लाइन है, इसके पैरेलल कोई भी एक लाइन मैंने ये ली, तो इस लाइन का जो भी मैग्नीट्यूड है, ये इस लाइन का मैग्नीट्यूड, यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड हुआ इसका, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, दैट इज ए टू बी। तो हमारा वेक्टर हुआ ए टू बी, ये हमारा वेक्टर हुआ। अब इसकी जो डायरेक्शन है ये बेस लाइन के डायरेक्शन में भी हो सकती है या बेस लाइन के अपोजिट भी हो सकती है। कुल मिला के इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बेस लाइन के पैरेलल होगी। या यही चीज ऊपर भी इस तरह से ली जा सकती थी, ये यहां से लेके यहां तक ये एक वेक्टर हुआ, दैट इज सी डी, वेक्टर सी डी। इसे हमने बताया वेक्टर सी डी। तो वेक्टर सी डी ये रहा और इसकी जो डायरेक्शन है ये बेस लाइन के पैरेलल है। तो कुल मिला के बेस लाइन एक एक आवश्यक तत्व है जो इसमें हम लेंगे। दूसरा हम मैग्नीट्यूड और तीसरी हम डायरेक्शन। जैसे यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट और लिया, इसे मैंने नाम दिया ई और इसे नाम दिया एफ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो बेस लाइन के अपोजिट है। तो ये हो गया आपके लिए वेक्टर एफ ई। तो वेक्टर को शो करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो एक एरो यूज किया जाएगा इस तरह से, और एक रहेगा हमारे पास ए और एक रहेगा हमारे पास पॉइंट बी। ये हमें बताएगा कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, और ये हमारा जो है टर्मिनल बिंदु है। मतलब ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर को ए बी वेक्टर, या हम इसे लिखेंगे ए वेक्टर, या सिंपल हम इसे ए ही लिखेंगे लेकिन बोल्ड लेटर के साथ में, कुछ ऐसे, वेक्टर ए।
तो ये वेक्टर लिखा हुआ है हमारे पास, तीनों वेक्टर लिखने के तरीके हैं। नॉर्मली जो तरीका यूज किया जाएगा सबसे ज्यादा, वो यूज किया जाता है ये वाला तरीका, वेक्टर ए, जिसमें ये मैग्नीट्यूड और ये जो एरो है ये कंप्लीट मिला के एक साइड शो करता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जैसा कि उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें काम में लेना है। सपोज करें ये हमारी कोई एक्सेस है, दैट इज एक्स एक्सेस, या एक्सेस अगर नहीं भी है तो भी कोई लाइन है, ये हमारी कोई लाइन हो गई एक्स एक्सेस। अब इसके ऊपर यहाँ ये पॉइंट हुआ हमारे पास 0 0। अब इसके ऊपर सपोज करो कोई प्रोजेक्शन बन रहा है, कोई प्रक्षेप बन रहा है, ये इसका प्रक्षेप कहीं तो भी किसी लाइन का आ गया, ये प्रक्षेप केवल इतना ही बना ए टू बी। तो फिर हमें निकालना है कि ये जो आपका वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर हमने लिखा है, ये इसकी क्या मैग्नीट्यूड है। तो हम लिखेंगे कि हमारा ये वेक्टर ना, ये ए बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है ए बी वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन, बोला इसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। ये बात क्लियर ना। जैसे सपोज करें ये कोई हमारा कोई लाइन है, ये इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अब ये कोई इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट पे जाने वाली लाइन है, लेकिन हमें एक वेक्टर बताना है, तो हमने इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन ले लिया, ये एक सेक्शन पर्टिकुलरली, तो इसे हम कहेंगे सी डी वेक्टर। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी लंबाई की इक्वल है, और साथ साथ में इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई, कि किसी में बेस लाइन होना आवश्यक है वेक्टर के लिए, मैग्नीट्यूड होना आवश्यक है, और डायरेक्शन, ये तीन चीजें होना इसमें जरूरी है किसी भी वेक्टर नोटेशन के लिए। अब वेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी जरा समझें, कि वेक्टर की लोकेशन में समझें, कि जैसे मेरे पास यहाँ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, साथ में यहाँ कहीं ये जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन है। अब देखिए सबसे पहली बात तो, अगर आप एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया आपने 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो आपने यहां से लेकर टोटल जो डिस्टेंस कवर की है दैट इज 3 यूनिट। तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, कहाँ कवर की है, वाला एक्स एक्सिस पे कवर की गई है, तो आपकी जो 3 यूनिट डिस्टेंस कवर की गई है वो एक्स एक्सिस पे कवर की गई है। उसी तरह से आपने जो यहाँ ये 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की, जैसे ये 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की, ये आपने कहाँ कवर की, वाई एक्सिस पे कवर की है। तो ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट मिला के आपके लिए यहाँ एक पॉइंट है, दैट इज 3,4। इस 3,4 को अगर आप मिलाएंगे, इस तरह से अगर इस पॉइंट की लोकेशन को मिला दिया जाए, तो यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से आएगा 5। इसे ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट का जो लोकेशन है फ्रॉम ओरिजिन से, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट। वाई एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी थी, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस थी 3 यूनिट, ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस के लिए था। वाई एक्सिस पे इसकी यूनिट कितनी थी, 4 यूनिट, ये वाई एक्सिस के लिए था। लेकिन इस पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन से कितनी है, दैट इज 5 यूनिट, इसी को हम मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर भी। अब देखिए जब अपन ने इस पॉइंट की लोकेशन दी, तो इस पॉइंट की लोकेशन हम इस तरह से कहेंगे, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट। इसी प्रकार से अगर जेड एक्सिस पर ये यहाँ कहीं 5 यूनिट के आसपास है, तो हम कहेंगे जेड एक्सिस पे ये 5 यूनिट है ना भाई। तो अब इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस के लिए 3, वाई एक्सिस के लिए 4 और जेड एक्सिस के लिए 5 यूनिट इसकी डिस्टेंस आ रही है। तो इसको कहते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ था। अभी हम लोग यहाँ वेक्टर में केवल इतना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 5 यूनिट। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है बिटवीन कहीं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिटवीन एक्स वाई प्लेन के अंदर इसकी डायरेक्शन है। ये बात क्लियर हुई ना। चलिए इसको और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें एक देख रहे हैं, दैट इज जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, जिसे हम कहते हैं इकाई सदिश। ये इकाई सदिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकाई सदिश को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इकाई सदिश का नॉर्मली जो बुक में मतलब मिलेगा वो आपको मिलेगा, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, मतलब मॉडुलस ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1। लेकिन इसे और डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहां से कहूं कि ये एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसे हम यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये वेक्टर हमारे लिए यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, ये वाई एक्सिस पर 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ, ये इसे यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। ये हमारे लिए यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश है। लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा भी अगर हमें लेना पड़े, तब यूनिट वेक्टर अपना काम करना शुरू करता है।
तो यूनिट वेक्टर का सीधा सा मतलब हुआ ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, 1 इकाई हो, उसे हम यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे इसको और देखते हैं। चलिए पिछली स्लाइड में हम लोग देख रहे थे यूनिट वेक्टर, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मापांक 1 होता है ना। अब देखो इसको दोबारा से अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे हमने ये 1 यूनिट चली, फिर हमने ये 2 यूनिट चली, फिर हमने ये 3 यूनिट चली। तो जो 1 यूनिट चली गई है ना, ये 1 यूनिट हमने एक्स एक्सिस पे चली है, इसको हम कहेंगे कि हमने आई आई चला है हमने एक्स एक्सिस पर। उसी प्रकार से ये हमने चली है वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर हमने 1 यूनिट जो चली है इसे हमने कहा जे। और जो हम यहाँ जा रहे हैं जेड एक्सिस पर, इसे हम कह रहे हैं के। तो देखो जेड एक्सिस पर मैंने फिर से 1 यूनिट चली, तो ये रहा आपका के। तो अगर हम ये कहें कि एक्स एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया है, तो एक्स एक्सिस पर हमने ट्रेवल किया है 1 2 3, इसका मतलब हम लिखेंगे 3i, है ना। वाई एक्सिस पे हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कितना चल रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे हम लोग चल रहे हैं 2, तो हम लिखेंगे 2j। इसी प्रकार से हम जेड एक्सिस पे कितना ट्रेवल कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस पे हम सपोज करो अगर 1 ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे k। दैट इज वेक्टर k वेक्टर, दैट इज आपका j वेक्टर, और ये आपका i वेक्टर, जहां x एक्सिस के लिए i से, वाई एक्सिस के लिए जे से, और जेड एक्सिस के लिए के से। अब देखो यूनिट वेक्टर से मतलब समझने की कोशिश करें। इकाई सदिश का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पे कितना चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं 1 2 3, इसका मतलब 3 यूनिट। तो इसका इकाई जो सदिश लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, वो यूनिट वेक्टर होगा हमारे लिए। यूनिट वेक्टर को बताने का तरीका होगा हमारे पास, किसी भी वेक्टर पे हम कैप लगा के बताएंगे। जैसे ए वेक्टर है तो इस पे हम लगाएंगे ए कैप, और इसे हम कहेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। इसे कहते हैं इकाई वेक्टर। अब इकाई वेक्टर जैसे मैंने कहा 3, तो इसके लिए अगर हम इकाई वेक्टर निकालें वेक्टर 3i के लिए, तो ये होगा आपका 3i डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 3, है ना भाई। सो ये हो जाएगा आपका, मतलब 3i का मॉडुलस ये हो गया 3, तो इसे हम कहेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आई कैप। तो आई जो बताएगा वो बताएगा एक्स एक्सिस के लिए। इसी तरह वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो वाई एक्सिस के लिए आएगा जे कैप, और इसी तरह जेड एक्सिस के लिए बात करेंगे तो ये आएगा आपका के कैप। अब देखो इसी नोटेशन को दोबारा लिख रहा हूं मैं। अब इस नोटेशन को दोबारा मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स एक्सिस पर क्या है, बोला एक्स एक्सिस पर है 3। 3 क्या बोला, 3i कैप, इकाई के लिए 3। इसी तरह वाई एक्सिस पे क्या बोला, वाई एक्सिस पर है आपके लिए 2, वाई एक्सिस के लिए 2, इसका मतलब इसे लिखा जाएगा कुछ ऐसे 2 जे कैप। जे कैप का मतलब है इकाई, तो कितने इकाई, 2 इकाई। और जेड एक्सिस के लिए लिखा जाएगा हमारे लिए, सपोज करिए मैंने ले लिया 1 2 और ये 3 और ये 4, तो इसे हम लिखेंगे 4, वो भी कहां पर, बोला के कैप। के कैप मतलब एक जेड पर, तो जेड पे कितने कदम चले, टोटल 4। अब इनको अगर अपन मिला दें, जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने लिया 2 कदम, 3, वाई एक्सिस पे लिया है 2, और जेड एक्सिस पे लिया है 4, तो यहाँ कहीं जाके इनका परिणामी रिजल्टेंट बन जाएगा, जिसको कि अपन आर वेक्टर से बताएंगे। तो हम लिखेंगे यहां से रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर, एक्स एक्सिस पे कितना वेक्टर है, बोला एक्स एक्सिस पर है हमारे पास टोटल 3 यूनिट, प्लस वाई एक्सिस पे कितनी यूनिट है, बोला 2 यूनिट, और जेड एक्सिस पे कितनी यूनिट है, जेड एक्सिस पे हमारे पास है 4 यूनिट। तो आई के लिए आई कैप ये लिख दिया मैंने, मतलब एक्स एक्सिस के लिए 3 यूनिट, वाई एक्सिस के लिए 2 यूनिट, और जेड एक्सिस के लिए हमारे पास 4 यूनिट। इसे कहते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी सदिश। इतनी बात क्लियर भी। तो ये परिणामी सदिश निकाला गया है एडिशन से। ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, एडिशन लॉ। और एक बार हम इसको और समझेंगे एडिशन लॉ को भी थोड़ी देर से। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये आर वेक्टर हमने निकाला। अब देखो जो आर वेक्टर आया ना हमारे पास, ये लिखेंगे हम आर वेक्टर। अब आर वेक्टर लिखा था हमारे पास कितना, 3i प्लस 2j एंड प्लस 4k। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी आर कैप। आर कैप का मतलब हुआ हमारे पास 3i प्लस 2j एंड प्लस 3k डिवाइडेड बाय इन सबका मॉडुलस। तो मॉडुलस में हम कहेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और 3 का फिर से 9। 4 है मेरे पास तो 4 लिख देता हूं मैं इसे, 4 और 4, तो इसे हम कहेंगे 4 का 16, दैट इज 4, और 4 से ये 16, 2 से ये आपका 4। तो ये हमारे पास आ गया 3i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 16 4 20 और नॉट 29, 29 और 29। इसका मतलब यह है कि आपका जो आर कैप है वो एक्स एक्सिस पे जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज अंडर रूट 23 अपॉन अंडर रूट 29,
वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो है 2/√29, और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो है 4/√29। बाकी यूनिट आई पर, एक्स पर आई, वाई पर जे, और यहाँ जेड पर आपका के। इसे हम कहते हैं परिणामी इकाई सदिश, इकाई यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। एक और हम देख सकते हैं, जैसे आर वेक्टर, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर वेक्टर दैट इज 3i प्लस 4j। अब ये कहना चाह रहा है कि आप जो एक्स एक्सिस पर हो टोटल 3 यूनिट हो, 1 2 3, और जो वाई एक्सिस पर आप हो वो टोटल 4 यूनिट हो, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से। तो आपका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, ये आपके लिए रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये आर। सो आर वेक्टर का मतलब हुआ, अगर आप इसके लिए आर कैप निकालेंगे तो ये आएगा 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5। सो आप इसे लिखेंगे 3/5i प्लस 4/5j। और यहां से आप समझ सकते हैं कि 3/5 का मतलब है अप्रोक्सी 0.6, मतलब यहाँ कहीं, और 4/5 का मतलब है 0.8, मतलब यहाँ कहीं। तो आपके लिए ये जो पॉइंट है ना, ये जिसको भी मैंने मार्क किया है, अब इसे रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे ये चीज। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन जिसे मैंने मार्क किया है अभी, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज ये 1 यूनिट के बराबर होगी। इसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसकी लेंथ 1 यूनिट है, इसकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर वाली पार्टी का भी मॉड निकालें, नीचे वाली पार्टी का भी मॉड निकालें, तो आपको आर मॉडुलस की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1, मतलब आर कैप की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। इतनी बात समझ में आ गई भी कैसे बोला? अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर करके लिखेंगे आप 9/25, और इन दोनों का स्क्वायर करके लिखेंगे 16/25, और इसकी वैल्यू आएगी 1, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। चलिए यूनिट वेक्टर से अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यूनिट वेक्टर के बाद, जिसे हम कहते हैं वेक्टर, वेक्टर एडिशन या सदिश योग त्रिभुज के केस में, है ना भाई। जैसे आपके पास ये कोई वेक्टर हो गया, वेक्टर ए, यहां से हमारे पास हुआ वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को मिला दिया अपन ने। तो यहां से ये जो वेक्टर आएगा, ये इन दोनों को मिलाएगा, इसे हम कहेंगे इन दोनों का परिणामी, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहां से गए, ए से गए बी तक, तो यहां हमको पहुंचा देगा ये सी। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना भाई। अब इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास ये कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर, वेक्टर ए, और ये कोई वेक्टर है, वेक्टर बी। तो हम इस वेक्टर को, वेक्टर बी को, वेक्टर बी को यहां वेक्टर ए पर इसी डायरेक्शन में मिलाएंगे, इस तरह से, उतना ही मैग्नीट्यूड और वही डायरेक्शन। तो ये रहा हमारा वेक्टर बी। तो फिर हमारा ये जो वेक्टर बनेगा, ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए प्लस बी को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा ये है, ठीक है भाई। तो यहां से आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हमारे लिए अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, अलग अलग वेक्टर बना दिए मैंने। अगर ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, और एक वेक्टर हमारे पास सी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो दोनों वेक्टर का जो सम है वो यहाँ इस ए प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये इसकी डायरेक्शन है। ये पॉइंट क्लियर भी। अब देखो, इसी वेक्टर को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख दें, यहाँ इस वेक्टर को आपने यहाँ उठा के इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया उतने ही मैग्नीट्यूड का, तो ये जो वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, दैट इज ए, और ये वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बताएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर करें, तो ये वाली जो लाइन बन रही है आपकी, उसी मैग्नीट्यूड की और पैरेलल, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार इस पूरे को मिटा दूं तो कंडीशन और क्लियर हो जाए हमारे पास, हमें ए और बी वेक्टर के माइनस समझ में आ जाएंगे। तो ये वेक्टर मैंने मिटा दिए दोनों। अब देखो आपके पास जो स्थिति है,
वो ये है कि आपके पास एक वेक्टर ए बना हुआ है, एक वेक्टर बी बना हुआ है, और एक लाइन बनी हुई है। ये वाली जो लाइन है ये ए माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ये ए प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन, और इसे कहते हैं हम एडिशन। असल मायने में सब्सट्रैक्शन होता ही नहीं है, केवल एडिशन ही होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो उसकी नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यहाँ केवल एक ही चीज है जिसको हम एडिशन वेक्टर लॉ कहते हैं, ट्रायंगल लॉ कहते हैं। दैट इज, अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर आपका बी है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो आपको एडिशन एडिशन वेक्टर का एडिशन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने दो काम किए। एक बार वेक्टर, जैसे वेक्टर बी था ना ये वाला, और उसको उठा के मैंने यहाँ रखा, तो इसके अकॉर्डिंग दो तरह के वेक्टर होते हैं। पहला वेक्टर जिसे हम कहते हैं फ्री वेक्टर, एक वेक्टर होता है फ्री वेक्टर, और दूसरा जो वेक्टर होता है दैट इज लोकल वेक्टर या लोकलाइज वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको आप स्पेस में कहीं भी ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया शिफ्टेबल। इसे आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर ए है, ये आपका कोई वेक्टर है वेक्टर ए, और ये कोई वेक्टर आपका बी है। तो इन दोनों का जब आप एडिशन बताएंगे, तो एडिशन बताने के लिए आप एक वेक्टर को उठा के दूसरे वेक्टर पे प्लेस कर देंगे। जिस तरह मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, इतनी ही डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर का सम। ये वाली जो लाइन आएगी ये वेक्टर के सम को शो करेगी। अब देखो इस वेक्टर को उठा के आपने यहाँ प्लेस किया है ना, इसे ही हम फ्री वेक्टर के नाम से जानते हैं। जबकि लोकलाइज वेक्टर में हम इस तरह से शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जो वेक्टर होता है उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, नॉट शिफ्टेबल, उसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जबकि इसमें आप फ्री वेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फ्री वेक्टर और लोकल वेक्टर का मतलब हुआ। चलिए इसमें हम और देखते हैं फ्री वेक्टर और लोकल वेक्टर के यूज हमें क्या क्या आएंगे। जैसे सपोज करें ये हमारे पास लिखा हुआ है एक वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए। ये कोई पॉइंट है वेक्टर ए बी, और इसे हमने नाम दिया, या मैं सिंपल ए बी वेक्टर लिख लेता हूं। ये आपके पास हुआ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, और इसे हमने मिलाया यहाँ इस पॉइंट पर, ये रहा वेक्टर बी। तो अब हम इसका एडिशन लिखने वाले हैं, और ये जो वेक्टर आएगा इसे हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, है ना भाई। और अगर इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए, इतनी ही डायरेक्शन में यहाँ हम अपोजिट आ जाए यहाँ ऐसे, तो ये जो वेक्टर बनेगा आपका, ये वाला जो वेक्टर होगा दैट इज ए माइनस बी वेक्टर। तो ये सम है, वेक्टर सी से बताया जा रहा है, और इसे हम वेक्टर डी से बता रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो आपको दोनों वेक्टर समझ में आ गए, आपको सम भी समझ में आ गया है, आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया, और आपको फ्री और लोकलाइज वेक्टर भी समझ में आ चुके हैं। यूनिट वेक्टर मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को। जैसे कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके लिए एक्स आई, वाई जे और जेड के वेक्टर के बारे में। ये एक वेक्टर है जिसको हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इसके कंपोनेंट लिए गए हैं। तो रिजल्टेंट आर वेक्टर कहीं ना कहीं आएगा। यहाँ पर ये आई वेक्टर हुआ, यहाँ ये आपका जे वेक्टर, और यहाँ ये आपका के वेक्टर। कितना यूनिट चल रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ये कोई आर वेक्टर लिखा हुआ है, ये हुआ हमारा 2i, ये हुआ हमारा 3j, और ये हुआ हमारा के वेक्टर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2, इसे हम करेंगे 1 2 3, और इसे हम करेंगे 1। इन तीनों पॉइंट का कलेक्शन यहाँ कहीं हो जाएगा। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा आपका, ये जो वेक्टर आएगा दैट इज वेक्टर आर। और यहां से हम इसके लिए यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, आर कैप इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के अपॉन मॉडुलस 4 + 9 + 1। ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, यूनिट वेक्टर हमको बहुत काम आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो अब निकालेंगे आर कैप, ये आ जाएगा आपका 2i प्लस 3j एंड प्लस के डिवाइडेड बाय √14। ये डायरेक्शन बताने के काम आएगा। इसका काम है डायरेक्शन बताना, किसी भी डायरेक्शन को शो कर सकता है, जिसमें हम प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें हेल्पफुल होगा।
ठीक है भाई। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीख लिया कि वेक्टर कैसे होता है, इसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और तमाम तरह की चीजें हमने देखी। चलिए आगे की स्लाइडों में हम इसका और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.